हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और आज हम कर रहे हैं होम साइंस का 7 चैप्टर स्वास्थ्य। आज हम जानेंगे स्वास्थ्य के अलग अलग पहलू, इसका महत्व और साथ ही साथ हम जानेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है तथा सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। स्टूडेंट्स, क्यों हम सबको इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है? एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आपकी बहन बीमार हुई थी तो क्या हुआ था। आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स उसके बारे में परेशान हो गए थे। आपके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उसके बाद जो आपकी मम्मा है वो उसकी दवाइयों को लेकर बहुत चिंतित थी, उसके आहार को लेकर बहुत चिंतित थी। और आपकी जो सिस्टर है जो बीमार थी वो बेवजह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। और क्या हो रहा था, वो अपने रूटीन के काम भी नहीं कर पा रही थी, अपना खाना भी ढंग से नहीं ले रही थी। तो देखिए, एक व्यक्ति के परिवार में बीमार होने से पूरे परिवार पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप मानते हैं इस बात को? तो क्या रोल है स्वास्थ्य का हमारे जीवन में, आज हम वही जानेंगे। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव क्या है। हम अच्छा खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, अच्छे पर्यावरण में रहते हैं, तो ये क्या है, सकारात्मक प्रभाव। और वहीं हम रोगाणुओं कीटाणुओं से घिरे हुए हैं, बीमार हैं, तो ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा से। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति है। अर्थात शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की सुचारू कार्यप्रणाली है। क्या आशय इसका? अगर कोई व्यक्ति आपको देखने में स्वस्थ दिखाई दे रहा है, उसको कोई रोग नहीं है, तो वो क्या है, शारीरिक स्थिति। लेकिन स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है। यानी कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। तीनों स्वस्थता जब होती हैं उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक तीनों स्वास्थ्य होने चाहिए। आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। केवल रोगों की अनुपस्थिति को हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है जब तक कि उसका मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर उसका शरीर और उसका मस्तिष्क दोनों ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। आपने कहावत सुनी होगी बच्चों, जान है तो जहान है। क्या अर्थ है इस कहावत का? जब हम स्वस्थ होते हैं हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम अपना काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। और वहीं अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, थकान रहती है, काम करने में मन नहीं लगता। तो यही प्रभाव है, जैसा कि कोई भी एक अच्छी बिल्डिंग होती है वो किस पर टिकी हुई होती है, एक मजबूत नींव पर। तो हमारा खुश रहना, हमारा जो आनंद है वो किस पर टिका हुआ है, हमारे स्वास्थ्य रूपी मजबूत नींव पर। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति जो होता है अधिक उत्साहपूर्ण और ऊर्जायुक्त जीवन से भरपूर रहता है और कार्य में अधिक कुशल होता है। अगर हम बीमार नहीं हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक और शारीरिक सामाजिक तीनों प्रकार से, तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है किसी भी कार्य को करने का, चाहे घर पे है या बाहर है। और साथ ही साथ हम उस कार्य को करने में अधिक कुशल होते हैं, उत्पादकता और ज़्यादा आती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। और यही प्रभाव पड़ता है हमारे संपूर्ण जीवन पर। हमारा पूरा जीवन आनंदित होता है अगर हम स्वस्थ हैं तो। लेकिन इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं और हमें अच्छी आदतें विकसित करनी होती है, तब जाकर हम स्वस्थ रह पाते हैं। एक अस्वस्थ व्यक्ति को बिना किसी कारण गुस्सा आने लगता है और उसे काम करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा, जब भी हम बीमार होते हैं हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, या यूँ कहें कई बार बिना वजह ही हमें गुस्सा आने लग जाता है, काम करने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर कमज़ोर होता है, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा होता।
और इसके विपरीत जब हम स्वस्थ होते हैं तब क्या होता है, हम अपने मित्रों के साथ होते हैं, आनंद में भरपूर होते हैं, उत्साह का अनुभव करते हैं और अपने कार्य को करने में भी हमें आनंद आता है, चाहे घर का काम है, ऑफिस का काम है या बाहर का कोई काम है। स्वस्थ हैं तो हर काम को करने में हम मज़ा लेते हैं। परीक्षा के दौरान आप कैसा महसूस करते हैं? स्टूडेंट्स, जब भी एग्ज़ाम आते हैं, आप सोचिए आपको कैसा लगता है। आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है, आप स्ट्रेस महसूस करते हैं और साथ ही साथ आप कई बार निराशा में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम फील करते हैं तो क्या होता है, हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं बीपी, कई बार बीपी भी बढ़ जाता है। कई बार हमें पूरी पूरी रात नींद भी नहीं आती और कई बार हम सुबह सोकर भी उठते हैं तो भी आलस जैसा लगता है। तो ये सारा किसके कारण होता है, उस वक्त हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, इस वजह से होता है। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये स्वास्थ्य का त्रिकोण है। ये किसको दिखा रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य को, सामाजिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को। यानी ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम अगर केवल और केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं। हमारा मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है और ये तीनों को तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? आज के वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। इन तीनों के संयोजन के माध्यम से ही समग्र यानी कंप्लीट यानी पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य के तीन विभिन्न आयामों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य त्रिकोण। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वास्थ्य त्रिकोण क्या है या स्वास्थ्य के तीन आयाम कौन से हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। एक एक करके हम सबकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं, क्योंकि हम तीनों की बात करेंगे तो शुरुआत हम कर रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य से। जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या होता है, आप ऊर्जा से, एनर्जी से भरे हुए होते हैं और सतर्क रहते हैं। आपका वजन आपकी आयु तथा लंबाई के अनुरूप सामान्य होता है। देखिए बच्चों, जब बच्चों की ग्रोथ होती है तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी एज के हिसाब से, अपने आयु समूह के हिसाब से उनकी लंबाई कम होती है और कुछ बच्चों की लंबाई अच्छी होती है। तो ये स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। और वजन कहें तो आपका जो वजन होता है वो भी आयु के हिसाब से बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका जो वजन है वो आपकी आयु और लंबाई के अनुसार नहीं होता है। आपकी आंखें तेज और चमकदार रहती है। जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है और उनकी आंखों में चमक होती है। वहीं जो व्यक्ति बीमार होते हैं उनकी आईज बहुत डल होती है और उनकी रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। आपकी त्वचा साफ और सुंदर रहती है। बच्चों, सुंदर से यहाँ आशय रंग से नहीं है, काले या गोरे से। यहाँ मेरा आशय है आपकी त्वचा पर चमक रहती है, त्वचा पर कोई रोग नहीं होता और आपकी त्वचा साफ और सुंदर दिखाई देती है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो प्राकृतिक रंग यानी जो नेचुरली आपका कलर है और रूप के साथ साथ आपके बालों का सामान्य विकास होता रहता है। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते नहीं हैं, गंजापन नहीं आता और बालों में चमक रहती है। ये भी अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। आपके श्वास में दुर्गंध नहीं आती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास जब हम बैठते हैं तो हमें उनसे बात करने में भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सांसों में बदबू आ रही होती है। ऐसा किस कारण से होता है? यह किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, ऐसा जानबूझकर नहीं करते वो लोग, लेकिन यह किसी न किसी अस्वस्थता का संकेत है, हमारी श्वास से दुर्गंध आना। आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, हम नियमित रूप से शौच जा रहे हैं, हमें कब्ज नहीं है या हमें लूज मोशंस नहीं है, अतिसार की समस्या नहीं है। ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं? अच्छे स्वास्थ्य के। तो जब हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से अपना काम करता है तो बाकी सारे अंग भी सही ढंग से काम करते हैं। आपको अच्छी नींद आती है। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा लक्षण है ये। कई बार क्या होता है, हमें कोई रोग नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बीमार नहीं हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन
हमें रात को ठीक से नींद नहीं आती या बहुत कम नींद आती है, तो यह बच्चों अस्वस्थता का यानी बीमार होने का सबसे बड़ा लक्षण है। तो हमें इसे अवॉइड नहीं करना है। ऐसे लोग सक्रिय होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। कैसे लोग? ये जो सारे लक्षण जिनकी हमने अभी बात की है, तथा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, आनंद में रहते हैं और आपको ऐसे लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है। और तुलनात्मक दृष्टि से ये अधिक मेहनत करते हैं और अच्छा कार्य निष्पादन कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं उसको भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। हमने जब स्वास्थ्य का त्रिकोण किया तो हमने उसके 3 आयाम किए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षणों की हमने बात कर ली। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मानसिक स्वास्थ्य की। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो कौन कौन से लक्षण होंगे। आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। क्या अर्थ है भावनाओं पर नियंत्रण रहने का? यानी कि हमें बेवजह गुस्सा नहीं आता, हम बिना मतलब परेशान या चिड़चिड़े नहीं हो रहे, या हम तनाव से नहीं घिर रहे हैं। हम अपने आंसुओं को, अपने गुस्से को, अपनी हंसी को, इन सब को हमें कंट्रोल करना आता है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना आता है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा विचार में संतुलन रहता है। यानी हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, हमारी क्या डिज़ायर्स है, क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या हमारे लक्ष्य हैं, हम क्या सोचते हैं, इन सब में एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहता है। ऐसा नहीं है हम कभी कुछ कह रहे हैं, कभी हमें कुछ बनना है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम सोच कुछ और रहे हैं। तो इन सब में अगर संतुलन नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और उनका सामना करने में सक्षम होते हैं। देखिए, हर वक्त परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं और कई बार अच्छी परिस्थितियाँ भी आती है। तो अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम जीवन की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसको स्वीकार कर पाते हैं। धन कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी समय कम है, कभी ज़्यादा है, तो इन सबको हम तभी स्वीकार कर सकते हैं, परिस्थितियों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। नहीं तो क्या होता है, हम बहुत जल्दी तनाव से घिर जाते हैं और हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं, अब मैं दूसरों को क्या जवाब दूंगा, अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो हम इन सब चिंताओं से घिर जाते हैं अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो। अपनी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा लक्षण है ये, हम कॉन्फिडेंट होते हैं हमारे अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, जितना भी टैलेंट है, उनको लेकर हम कभी भी इन्फीरियरिटी फील नहीं करते। यानी हम कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं आंकते हैं। हमारे अंदर विश्वास होता है कि मेरे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी कुशलताएं हैं। हम खुद को लेकर हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रहते हैं। अन्य व्यक्तियों के प्रति सहयोग की भावना रहती है। ये बहुत बड़ा लक्षण है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का। कई बार क्या होता है, हम क्रोध में रहते हैं, हमारा दूसरों के प्रति सहयोग करने का भाव बिल्कुल भी नहीं होता। हमें ऐसे लगता है कि हम उसकी क्यों मदद करें, या हम किसी को आगे निकलने का मौका क्यों दें, या हम हमेशा आगे रहें, किसी का सहयोग नहीं करें। तो ये भी अस्वस्थता की निशानी है, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप दूसरों की मदद करते भी हैं, दूसरों की मदद ले भी लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेने की क्षमता विकसित होती है। कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं किसी की मदद नहीं लूँगा, ईगो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो वो भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक ढंग से कार्य कर सकते हैं और समाज के प्रति अपना योगदान करते हैं। कैसे व्यक्ति? इन सब लक्षणों की जो हमने बात की है, हम इन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। जब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है तो हम
क्रिएटिव होते हैं, हम क्रिएटिव रूप से समाज के लिए भी कार्य करते हैं, खुद के लिए भी कार्य करते हैं और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अब हमने बात कर ली किसकी, शारीरिक स्वास्थ्य की और मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका क्या लक्षण है। ये हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं जो हमने 3 आयाम किए थे स्वास्थ्य त्रिकोण के। ठीक है, अगर आपका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है तो कौन कौन से लक्षण होंगे, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कुछ लोग होते हैं आपने देखा होगा हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो विचार होते हैं हमेशा नकारात्मक होते हैं। लेकिन अगर हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर जो दृष्टिकोण होता है, जो अप्रोच होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। और कहा जाता है जैसा हम सोचते हैं फिर वैसा वैसा होता है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो लाइफ में पॉजिटिव होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण है तो जीवन में चीज़ें भी सकारात्मक ही होती हैं। दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा रहता है, मोहक व्यक्तित्व होता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और मोहक व्यक्तित्व होने का आशय क्या है, व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं होता बल्कि उसका व्यक्तित्व यानी कंप्लीट जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी होती है कि हमारा मन करता है उस व्यक्ति से बातचीत करने का, हमारा मन करता है उनके साथ समय बिताने का। क्यों, ऐसे व्यक्तियों से बात करके जीवन में सकारात्मकता आती है, हेल्प मिलती है, हेल्प करने का मन करता है और आनंद की अनुभूति होती है। दूसरों के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करते हैं। देखिए, हमारी खुद के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य हैं, वो तो हम सब पूरा करते हैं। लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, हमारे दूसरों के लिए जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, हम उनको भी पूरा करें, यही है सामाजिक स्वास्थ्य। स्वस्थ सामाजिक व्यक्ति जो होता है अंतर व्यक्तिगत संबंध रखता है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों के साथ जो उनके संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं, असहमति को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे हर बात में हाँ चाहिए नहीं तो गुस्सा आ जाता है। तो इट मीन्स आपका सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो अगर लाइफ में हमें कहीं पे असहमति मिलती है तो हम उसे बहुत ही पॉजिटिविटी से यानी सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमने बात कर ली स्वास्थ्य के जो 3 आयाम थे, जो स्वास्थ्य त्रिकोण में हमने देखे, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की और सामुदायिक स्वास्थ्य की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की कि कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। हमने हमारे पिछले चैप्टर्स में बैलेंस डाइट की बात की थी। क्या होता है संतुलित आहार, जब हमारे आहार में पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है, यानी हमारे शरीर को जितने पोषक तत्व चाहिए ना उससे कम होती है ना उससे अधिक होती है, क्योंकि अगर कम होगी तो भी कुपोषण है, अधिक होगी तो भी कुपोषण है। तो बैलेंस डाइट क्या है, उचित मात्रा पोषक तत्वों की। तो चलिए जान लेते हैं। संतुलित आहार वह है जिसमें एक निश्चित आयु में एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रेशे सही अनुपात में उपलब्ध हों। ये सारे के सारे क्या हैं, पोषक तत्व। और अगर ये हमारे आहार में सही अनुपात में है यानी ना कम ना ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार। हम डिटेल में इसकी बात कर चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर्स में। एक किशोर बालक को प्रतिदिन लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है, 2400 से 2600। हमने यहाँ पे कैलोरीज क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था ऊर्जा को यानी एनर्जी को जब हम नापते हैं तो किलो कैलोरी में नापते हैं। और एक किशोर बालिका को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, लगभग 2500। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक किशोर बालिका को प्रतिदिन कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेनी है और बहुत अधिक भी नहीं लेनी है, लगभग हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
भोजन पिरामिड हमें अपने भोजन में शामिल करने वाले भोजन की विभिन्न श्रेणियों और उनकी गुणवत्ता को दर्शाता है। क्या है ये भोजन पिरामिड? हमने बात की थी हमारे पिछले चैप्टर्स में। फूड पिरामिड हमें गाइड करता है कि हमें किस में से कितने अनुपात में किस भोज्य सामग्री को शामिल करना है। देखिए हमने बात की थी ना हमारे 5 भोजन समूह की, 5 फूड ग्रुप्स की, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है अनाज और उसके उत्पाद, उसके बाद आते हैं फल सब्जियां, दालें फलियां, दूध और उत्पाद और उसके बाद वसा। हम इसकी डिटेल में बात कर चुके हैं, इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केवल इतना जान लेंगे कि हमें इन पाँचों में से ही आहार को अपने भोजन में शामिल करना है, किसी भी समूह को छोड़ना नहीं है। पिरामिड क्या दर्शा रहा है? इसकी मात्रा हमें इतनी लेनी है। अब ये पिरामिड का आकार कम हो गया तो इसकी मात्रा कम, फिर और कम, इस समूह की मात्रा सबसे कम और इसकी बिल्कुल ही कम लेनी है। फूड पिरामिड हमें गाइड करता है कि हमारा जो आहार है वो किस तरह से संतुलित हो सकता है। तो हमने पहले कारक की बात कर ली, संतुलित आहार की। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत स्वस्थता को प्रभावित करने वाले हमारे दूसरे कारक की, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता एक साथ चलते हैं। कैसे साथ साथ चलते हैं? अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, और अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वयं को रोगों से मुक्त रखने और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको निरंतर स्वच्छता का, यानी क्लीनलीनेस का, यानी कि साफ सफाई का अनुसरण करना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता बनाए रखना है। यानी कि हमने बात की थी कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें कुछ प्रयास करने होते हैं और कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी होती हैं। तो उन प्रयासों में, उन अच्छी आदतों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? स्वच्छता, यानी कि हाइजीन को बनाए रखना। तो जान लेते हैं ये जो शब्द है स्वच्छता यानी हाइजीन, इसके बारे में। शब्द हाइजीन यानी कि स्वच्छता ग्रीक शब्द हाइजिया से बना है। आपसे पूछा जा सकता है इस शब्द के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे? ये जो शब्द है स्वच्छता, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइजीन। और ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक का एक वर्ड है हाइजिया। किससे बना है? हाइजिया। और हाइजिया का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य की देवी। तो स्वच्छता का अनुसरण करने पर अनेक संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। यानी अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं अपने भोजन में, अपने जल में, आसपास, अपनी आदतों में, हर चीज़ में, तो हम बहुत सारे ऐसे संक्रामक रोगों से बच सकते हैं जो केवल और केवल स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने पर होते हैं। अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे अतिसार, हैजा, टाइफाइड, कृमि संक्रमण, पीलिया, त्वचा संबंधी रोग, तपेदिक और भी बहुत सारे रोग। देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि केवल और केवल साफ सफाई और स्वच्छता का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इतने सारे रोगों से हम आसानी से बच सकते हैं। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान जरूर रखेंगे। अच्छे स्वास्थ्य का अनुरक्षण एक वांछनीय लक्ष्य है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं जो संक्रामक रोगों से हमें बचाती हैं। अब हमने देख लिए कि कौन कौन से संक्रामक रोगों से हम बच सकते हैं। इन सभी रोगों से हम बच सकते हैं। अब कैसे बच सकते हैं? कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें इन रोगों से बचाती हैं? एक एक करके जान लेते हैं। नियमित रूप से शौच की आदतें। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक छोटे से डस्टबिन का एग्जाम्पल ले लें, अगर डस्टबिन को हम निरंतर रूप से खाली नहीं करते हैं तो कूड़ा करकट होता है, उसमें बदबू आने लगती है, जीवाणु कीटाणु पनपने लगते हैं, मक्खियाँ, कॉकरोच, मच्छर, ये सब पनपने लगते हैं। इसी तरह से आप सोचिए हमारा शरीर एक डस्टबिन बन जाता है अगर हम नियमित रूप से शौच नहीं जाते हैं। तो नियमित रूप से जो शौच जाने की आदत होती है ये हमारी स्वच्छता में सबसे पहले नंबर पे आती है। उसके बाद है भोजन से पूर्व हाथों को धोना। क्यों धोना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे हाथ बहुत सारी जगहों को टच करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो इन पर जितने भी जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु होते हैं वो हमारे खाने के साथ साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और फिर हमें बीमार कर देते हैं।
इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम भोजन करेंगे उससे पहले हमें हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना है, उसके बाद ही भोजन करना है। नियमित रूप से स्नान करना और साफ कपड़े पहनना। क्यों ज़रूरी है नियमित रूप से स्नान करना? इससे हम शरीर की दुर्गंध से बच सकते हैं। साथ ही साथ त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग होते हैं जिनसे हम नियमित रूप से स्नान करके बच सकते हैं। और साफ सुथरे कपड़े पहनकर दांतों को साफ करना। अगर हम रोज ब्रश नहीं करें दांतों को तो क्या होगा? दांत सड़ जाएंगे, हमारे मुंह से बदबू आने लगेगी और बहुत सारी मसूड़ों संबंधी और दांतों संबंधी हमें बीमारियां हो जाएंगी। आप सोचिए बिना दांतों के हम कैसे लगेंगे? बालों को धोना, आँखों, कानों और नाखूनों को साफ करना। हमें नियमित रूप से अपने बालों को धोना है, नहीं तो क्या होगा? बहुत सारे जूं, लीक, इस तरह के जो रोगाणु कीटाणु हैं वो हमारे बालों में उत्पन्न हो जाएंगे। नाखूनों को अगर हम साफ नहीं रखेंगे, समय समय पर नहीं काटेंगे तो क्या होगा? नाखूनों के अंदर जो गंदगी, जो मैल फंस जाता है वो खाने के साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अगर हम आँखों को, कानों को साफ नहीं रखेंगे तो हमारी आंखों से दिखना ही बंद हो जाएगा हमें, और फिर हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें इन सब अंगों को अच्छे से साफ सफाई करना है और ध्यान रखना है। अब हमने बात कर ली नियमित रूप से शौच की आदत की कि अगर ऐसा होता है तो हम तंदुरुस्त और स्वस्थ बने रहते हैं। भोजन से पूर्व हाथों को धोना क्यों जरूरी है, इसकी भी हमने बात कर ली। भोजन से पूर्व के अलावा जब हम शौच से निवृत्त हो जाते हैं यानी शौचालय का प्रयोग कर लेते हैं, उसके पश्चात भी हमें हाथों को धोना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। हमने बात कर ली हाथों को धोने के लिए हमेशा हमें किसका इस्तेमाल करना है, या तो साबुन का या हैंड वॉश का। और अगर साबुन या हैंड वॉश दोनों ही उपलब्ध नहीं है, केवल उसी कंडीशन में हमें राख का प्रयोग करना है। नियमित रूप से स्नान करना क्यों ज़रूरी है, इसकी भी हमने बात कर ली, ताकि हम धूल, मिट्टी, कीटाणुओं आदि से मुक्त रहें और हमारा जो शरीर है धूल से, जूं से और बहुत सारे कीटाणुओं से मुक्त रहे। दांतों को साफ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो छोटे छोटे कण होते हैं वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं और फिर ये कीटाणुओं को विकसित करने के लिए माध्यम बनाते हैं और ये कीटाणु हमारे मसूड़ों को, दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। दांतों में बदबू आने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, दांत सड़ जाते हैं, है ना? और भी बहुत सारी समस्याएं हमें उत्पन्न हो जाती है। प्रतिदिन अगर हम दांतों को ब्रश करते हैं तो दांतों के बीच में कीटाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। विशेष रूप से रात को ब्रश करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कीटाणुओं को इतना लंबा समय मिल जाता है, अगर हम ब्रश करके नहीं सोते, उनको अपना काम करने के लिए इतना सारा समय मिल जाता है। इसकी भी हमने बात कर ली। बालों को धोना, आँखों को, कानों, नाखूनों को साफ करना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम बात अभी कर चुके हैं। हमें अपने नाखून छोटे रखने हैं, हमेशा साफ रखने हैं और नाखून को मुंह से नहीं काटना है। नेल कटर बनाया गया है, हमारे नाखूनों के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब हम नाखूनों को मुंह से काटते हैं तो उसके अंदर जो गंदगी, जो मैल होता है, जो रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं घरेलू स्वच्छता की। ये हमने बात कर ली व्यक्तिगत स्वच्छता की, अब हम चलते हैं घरेलू स्वच्छता की ओर। हम अपने घर में रोज झाड़ू, रोज पोछा लगाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा घर साफ सुथरा रहे। केवल देखने में साफ सुथरा नहीं रहे, बल्कि मक्खियों, कीटाणुओं और धूल से मुक्त रह सके और बीमारियां कम प्रवेश कर सकें। कचरे को कूड़ेदान में डालने से हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रख पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बातें हैं हम जितनी भी कर रहे हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि हम सुंदरता के लिए या साफ सफाई दिखने में लगे इसलिए कर रहे हैं। इनका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। अगर हमारे घर में जो कचरे का पात्र है, डस्टबिन है, कूड़ादान है, वो ढका हुआ नहीं है तो क्या होगा? उस पर मच्छर होंगे, मक्खियाँ होंगी, बहुत सारे जीवाणु होंगे। वही मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच हमारे भोजन को छूते हुए हमारे शरीर में रोगाणु और कीटाणुओं को भेज देते हैं। इसलिए हमें घरेलू स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। प्रयोग किए जा चुके सैनिटरी नैपकिन को भी हमें पुराने अखबारों में लपेट कर केवल कूड़ादान में ही डालना है। जब भी हमने सैनिटरी नैपकिन्स को यूज किया है तो ऐसे ही अगर हम फेंक देते हैं तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं
वो उनसे बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मच्छर मक्खियों के जरिए वो रोगाणु कीटाणु हम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा उन्हें हमें अखबार में लपेटकर अच्छे से कूड़ेदान में डालना है और कहीं भी हमें नहीं डालना है। भोजन की स्वच्छता की अब हम बात कर रहे हैं। किसके बाद? घरेलू स्वच्छता के बाद। फलों और सब्जियों को खाने और पकाने से पहले साफ पानी में धोना है। हमने पिछले चैप्टर में जब अब हम भोजन बनाने की विधियों की बात की थी, तो हमने बात की थी कि भोजन को अच्छी तरह से धोना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस पर बहुत सारे कीटनाशक होते हैं। क्या होते हैं कीटनाशक? जब भी हम पौधों को कीटों से मुक्त रखना चाहते हैं तो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कीटनाशक अगर हमारे पेट में चले जाते हैं तो हमें बीमार बना देते हैं। इसलिए कोई भी फल है, कोई भी सब्जी है, उसे खाने से पहले, पकाने से पहले हमें साफ पानी में धोना बहुत ज़रूरी है। पीने, भोजन पकाने और बर्तनों को धोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी को साफ स्रोतों से ही प्राप्त करना है, जैसे कि नगरपालिका या पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए नल, हैंडपंप और ढके हुए कुओं से प्राप्त पानी। मैंने आपको बताया था जो पानी हम तक पहुंचता है नगरपालिका के थ्रू, वो क्या होता है? वो पानी उसका उपचार किया हुआ होता है, वो कीटाणु मुक्त होता है। आप देखेंगे उस पानी में किसी तरह की बदबू नहीं होती, किसी तरह की खुशबू नहीं होती, उस पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, उस पानी का कोई कलर नहीं होता, यानी कि वो पानी बिल्कुल पीने योग्य, वो पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है। तो हमेशा हमें ऐसे ही पानी का प्रयोग करना है, क्योंकि पानी जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है किसी भी बीमारी को जल्दी से फैलाने के लिए। अगर हम दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें कुछ ही क्षणों में घेर लेती हैं। इसलिए हमारा जो जल है उसकी स्वच्छता का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। भोजन को साफ रसोई में और साफ सुथरे तरीके से ही बनाना है। हमारा अगर किचन साफ़ नहीं होगा तो हमारा पूरे घर को साफ़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो खाना हम खाएंगे, जो पानी हम पिएंगे, उसी से हम बीमार हो जाएंगे। अगर हमारा जो रसोई है, जहाँ भोजन बन रहा है, वहाँ साफ़ सफाई नहीं है तो भोजन पकाते समय उसे उच्च तापमान पर गर्म करना चाहिए ताकि उसमें विद्यमान कीटाणु नष्ट हो जाएं। उच्च तापमान पर गर्म करना, आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? हमने जब बात की थी पाश्चुरीकरण की, विसंक्रमण की, तब हमने बात की थी कि भोजन को उच्च तापमान पर गर्म इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जितने भी जीवाणु और कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं, क्योंकि उच्च तापमान पर बहुत सारे जीवाणु कीटाणु उच्च तापमान को सहन नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। पके हुए भोजन को हमें ताज़ा ही खाना है, हमें बासी भोजन नहीं खाना है। आपने बात भी की थी पुराने चैप्टर्स में, हमारे आटा हमें उतना ही लगाना है जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि अगर हम आटे को गूंथ कर रख देते हैं तो आपने देखा होगा उस पर ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे निशान आ जाते हैं, वो जीवाणु और कीटाणु होते हैं और फिर वो हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें ताज़ा खाना खाना है और खाना अगर बच भी गया है उसे ढक कर ठंडे, शुष्क तथा कीटाणु मुक्त स्थान पर रखना है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखना है या किसी ठंडी जगह पर रखना है, क्योंकि अधिक तापमान में वो जो खाना होता है खराब हो जाता है। दूध को रेफ्रिजरेटर में रखना है और अगर इसे बाहर रखना है तो इसे पुनः उबालना चाहिए ताकि इसे कीटाणु मुक्त रखा जा सके और सूर्य की तेज धूप में हमें दूध को नहीं रखना है। तो ये बात कर ली हमने हमारी घरेलू स्वच्छता की। अब हम बात कर रहे हैं व्यायाम की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। क्या योगदान है व्यायाम का हमारे स्वास्थ्य में, बात कर लेते हैं। नियमित रूप से चलने और शारीरिक व्यायाम करने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, कई बार वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बिना दवाइयों के ही उभर कर बाहर आ जाते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक्सरसाइज का, योगा का, व्यायाम का हमारे जीवन में। भारी खेल हृदय तथा परिसंचरण तंत्र को सुचारू बनाए रखता है। कई बार हम जो गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, वो हमारे हार्ट को, हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको स्वस्थ बनाए रखते हैं और हमारा जो हार्ट है उसी पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। अगर हमारा हृदय ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। पैदल चलने से हमारे जो जोड़ होते हैं और हड्डियां होती हैं स्वस्थ रहती हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कुछ समय के लिए हम पैदल ज़रूर चलें। ये एक बहुत अच्छी आदत है जिससे लंबे समय तक स्वस्थ रहा जा सकता है। नियमित नींद तथा आराम,
स्टूडेंट्स, हम कितना ही काम कर लें, कितने ही स्वच्छ हैं, लेकिन अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही और हमारे शरीर को जो आराम की आवश्यकता है अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो उत्पादन क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कम हो जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आप थक जाते हैं और आपके मस्तिष्क और शरीर दोनों को ही, ना केवल हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कार्य होता है, तो हमारे मस्तिष्क को भी आराम की आवश्यकता होती है। एक हल्की सी झपकी या नियमित नींद तथा कुछ समय के लिए आराम हमारे शरीर और मस्तिष्क को फिर से तरोताज़ा कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा, दिन के समय अगर हम केवल 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए ही आराम कर लेते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग फिर से तैयार हो जाता है अगला कार्य करने के लिए, जिसे हम कहते हैं इंटरवल या ब्रेक। आपके शरीर को दोबारा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये आपके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस प्रक्रिया से शरीर के जो ऊतक होते हैं जिनकी टूट फूट हो गई है, अच्छी नींद से, अच्छे आराम से इनका भी पुनर्निर्माण हो जाता है। ये हमने बात कर ली अच्छी नींद की और आराम की। अब हम बात कर रहे हैं धूम्रपान, मदिरापान और नशीले पदार्थों के सेवन से हमें बचना है। आपने देखा होगा, कई बार हम गलत संगत के कारण और बहुत सारे दबाव के कारण इन सब बुराइयों में पड़ जाते हैं। तो जब हम धूम्रपान करते हैं यानी सिगरेट, तंबाकू या अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं या किसी भी नशीले पदार्थ का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, इनका प्रभाव हमारे फेफड़ों पर, हमारे लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, हमारे शरीर के हर अंग पर इनका प्रभाव पड़ता है और ये अंग धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और कैंसर जैसे रोग हमें घेर लेते हैं। हमारे दांत, हमारे मसूड़े, सब चीज़ों पर इनका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना करनी है अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो, क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और इन सब चीज़ों की चपेट में आ गए हैं तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए धूम्रपान को ना कहें, मदिरापान को ना, पान, गुटखा, तंबाकू चबाने, इन सबको ना कहना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, जो लोग पान, गुटखा, जर्दा, तंबाकू ये सब खाते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर कहीं भी थूक देते हैं। तो उससे क्या होता है, देखने में तो गंदा लगता ही है, साथ ही साथ वो जो जगह होती है रोगाणु और कीटाणुओं को भी जन्म देती है। तो ये हमने बात कर ली व्यक्तिगत स्वास्थ्य की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामुदायिक स्वच्छता की, सामुदायिक स्वास्थ्य की और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रतिरक्षा की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।